अब देखो बच्चों, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ओके, तो देखो बच्चों, ये यूनिट बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में हम एक मेटल के ओर से और उस मेटल को प्योर स्टेट तक एक्सट्रैक्ट करने में कुल कितने प्रिंसिपल्स, कुल कितने प्रोसेस यूज्ड होते हैं, इसी को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, समझे बच्चों कि एक मेटल है तो उसका जो ओर है, उस ओर से लेके और उस मेटल को प्योर स्टेट तक अलग करने में, एक्सट्रैक्ट करने में कुल कितने प्रिंसिपल्स, कुल कितने प्रोसेस यूज्ड होंगे, उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट है मोड्स ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, धातुओं की उपलब्धता की विधा। तो देखो बच्चों, जो मेटल्स हैं वो नेचर में, ठीक है, टू स्टेट्स में मिलते हैं। समझे बच्चों कि जो मेटल्स हैं या मेटालिक एलिमेंट्स हैं वो नेचर में टू स्टेट्स में मिलते हैं। उनमें से एक स्टेट तो कहलाती है नेटिव स्टेट, मूल अवस्था, या हम इसी को बोल सकते हैं फ्री स्टेट। तो जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, मींस वो मॉइस्चर से, एयर से, ऑक्सीजन से या अदर एलिमेंट से रिएक्शन इजी नहीं करते, वो जनरली नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, नेटिव स्टेट में मिलते हैं। ओके, यही मैंने लिखा है कि मेटल्स हैव वेरी लो रिएक्टिविटी आर अकर इन नेटिव स्टेट इन नेचर। धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं वो मूल अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि कॉपर है, Ag है, Au है, Pt है, बिस्मथ है, G है, Pt, Pd, इस तरह से। ओके, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि नेचर में कई बार ये बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं, अर्थात इनको हमें और इनके ओर से इनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अपनी मूल स्टेट में या कहें कि नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं। समझ गए बच्चों कि ये धातुएं ऐसी हैं, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। और दूसरा है कंबाइंड स्टेट, संयुक्त अवस्था। तो देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट। ज्यादातर जो धातु तत्व हैं, जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं, वो नेचर में कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं, क्योंकि मेटालिक एलिमेंट जनरली रिएक्टिव होते हैं और उनमें टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, CO2 के साथ, मॉइस्चर के साथ, इनके साथ रिएक्शन करके कंबाइंड स्टेट में आ जाते हैं। उस कंबाइंड स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट की या मेटालिक एलिमेंट की उस कंबाइंड स्टेट को बोला जाता है मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल। और उस मिनरल में से किसका यूज, एक ही मेटालिक एलिमेंट के कई मिनरल्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा मिनरल मेटल को इकोनॉमिकली, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने में यूज करते हैं, वो उसका ओर है। हम उसको अलग से डिफाइन करेंगे। ओके, तो यही लिखा है कि मेटल्स विच आर रिएक्टिव एंड, ठीक है, हैविंग टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर, CO2, ओके, और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स लाइक सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, इस तरह से, ठीक है, आर अकर इन कंबाइंड स्टेट। कि जो मेटालिक एलिमेंट नेचर में बहुत ज्यादा है और रिएक्टिव हैं, उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, सल्फर के साथ। नॉन मेटालिक एलिमेंट जैसे कि, ठीक है, कार्बन है या कार्बाइड्स के फॉर्म में भी मिल जाते हैं, सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, नाइट्राइड के फॉर्म में मिलते हैं। इस तरह से वो एक कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, उसी को बोलते हैं कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटालिक एलिमेंट, ठीक है। और ये मेनली कहां मिलते हैं, क्रस्ट ऑफ अर्थ। ओके, समझे बच्चों कि ऐसे धातु तत्व जो क्रियाशील हैं, जिनमें ये टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीजन, जलवाष्प, CO2 आदि से क्रिया करते हैं, वो, ठीक है, संयुक्त अवस्था में मिलते हैं, जैसे कि Fe है, Zn है, Al है, Pb है, Sn है, K। आप देखो जितने भी इन, अगर हम इनको छोड़ दें, ये भी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ क्या हो जाते हैं, नेटिव स्टेट में भी मिल जाते हैं। तो जो कंबाइंड स्टेट बन रही है
मेटेलिक एलिमेंट की हम उसे मिनरल्स बोलते हैं, मतलब ये मिनरल के फॉर्म में मिलते हैं। समझ गए ना? तो यहां तक हम समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टर्म में आते हैं, और एक है मिनरल्स और एक है ओर्स। देखो मिनरल्स खनिज, तो क्या होता है, मैंने अभी बताया कि मोस्ट ऑफ जो मेटेलिक एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट विद सल्फर, ऑक्सीजन और अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों कि जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, जो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो नेचर में कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और मेनली सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बोनेट या हैलाइड्स के साथ। तो इन्हीं को बोला जाता है, इसी कंबाइंड स्टेट को, मेटल की इसी कंबाइंड स्टेट को बोला जाता है क्या? मिनरल्स। समझ गए ना? यही डिफाइन किया है कि नेचुरल अकरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस, ओके, हैविंग मेटल इन कंबाइंड स्टेट और नेटिव स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स। समझ गए ना कि नेचर में मिलने वाले ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिनमें मेटल या तो कंबाइंड स्टेट में होती है या नेटिव स्टेट में भी हो सकती है, तो ऐसे कंबाइंड सॉलिड्स को ही, सॉलिड को क्या बोला जाता है बच्चों? मिनरल्स। इनका अपना एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है। समझ गए ना? तो प्रकृति में मिलने वाले ठोस पदार्थ जिनमें धातु तत्व संयुक्त या मूल अवस्था में होती है, खनिज कहलाते हैं। इनका एक निश्चित संघटन होता है, कॉम्पोजिशन। जैसे देखो, हम देखते हैं नमक है, ठीक है, सोडियम है तो NaCl के फॉर्म में मिलता है, Na2SO4 के फॉर्म में मिलता है, और भी अदर फॉर्म्स में मिलता है। आयरन आप देखोगे Fe2O3 के फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इस तरह से एल्यूमिनियम Al2O3 के फॉर्म में मिलता है। कॉपर है या कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो जिप्सम के फॉर्म में मिलता है। तो ये सब क्या है? जिनमें सीधा सा है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनमें एक एलिमेंट क्या हो? मेटल हो, हम उसे मिनरल बोलेंगे, और वो सॉलिड स्टेट है। नाइट्रेट जो होते हैं NO3 जिनमें नाइट्रेट ग्रुप जुड़ा हो मेटल के साथ, ध्यान रखें ये मिनरल्स के फॉर्म में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल है, वो वाटर में लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। ओके, लेकिन ये जो मेटल आप देख रहे हैं, सॉल्ट्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं, ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, सीधा सा है, मेटल की कंबाइंड स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं? मिनरल। अब आता है ओर्स। अब ओर्स क्या है? देखो मिनरल्स जो होते हैं उनमें हम देखते हैं कि मेटल है उनके साथ कंबाइंड स्टेट में या नेटिव स्टेट में। तो ऐसा मिनरल जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है वो इजी हो जाए, इजीली हो और प्रॉफिटेबली हो। प्रॉफिटेबली मतलब होता है कि प्रॉफिट में हो, कि जितनी लागत लग रही है निकालने में उससे कहीं ज्यादा हमें पैसा मिल जाए, प्रॉफिट मिले। और इकोनॉमिकली का मतलब है कि लार्ज स्केल में, तो हम उसे बोलते हैं ओर। समझ गए ना कि ऐसा मिनरल जिससे मेटल को इजीली, ठीक है, इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली इस तरह से एक्सट्रैक्टेड किया जाए, तो वही कहलाता है क्या? ओर। मींस हर एक ओर मिनरल है, बट हर एक मिनरल ओर नहीं हो सकता। समझ गए ना? यही लिखा है कि मिनरल्स इज एन ओर। समझ गए ना कि मिनरल एक एन ओर हो सकता है फ्रॉम विच ओर, ठीक है, वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली एंड और इकोनॉमिकली। समझ गए ना? ये है इसका डेफिनेशन कि ऐसा मिनरल जिससे किसी मेटल को या एक से ज्यादा मेटल को बहुत ही इजी गोइंग, प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, वही कहलाता है हमारा ओर। दस ऑल, ठीक है, दस ऑल ओर्स और मिनरल, ठीक है, जितने भी ओर्स हैं ये सब क्या हैं? मिनरल्स हैं, बट ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी ओर। समझ गए ना कि सीधा डेफिनेशन में आ रहा है कि मिनरल्स ही ओर है, जिनमें से हमें मेटल को एक्सट्रैक्टेड करना है इकोनॉमिकली, वही हमारा क्या है? ओर है। तो जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल्स होते हैं, बट सभी मिनरल्स ओर नहीं। जैसे देखो, तो समझ गए बच्चों कि ऐसे खनिज जिनमें से धातु तत्वों को सरलता से और व्यापारिक स्तर पर निष्कर्षित किया जाता है मुनाफे की विधि से,
तो अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ये बात तो समझ लोगे। जैसे देखो बॉक्साइट Al2O3 2H2O एंड क्ले Al2O3 2SiO2 2H2O आर मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के, बट एल्यूमिनियम मेटल इजीली एंड profitably extracted from bauxite, not clay. Therefore, bauxite is the ore of aluminium. समझ गए बच्चों कि एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है वो किससे किया जाता है? देखो बॉक्साइट हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपने देखा क्ले है, माइका है, ये सब क्या है? एल्यूमिनियम के मिनरल्स में खनिज है। लेकिन एल्यूमिनियम मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली और इजी किससे होता है? बॉक्साइट ओर से। इसलिए हम कहेंगे ये बॉक्साइट मिनरल से, इसलिए हमारा बॉक्साइट मिनरल ही एल्यूमिनियम का मेन क्या है? ओर है। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स में लिख रहा हूं जो कि आते रहते हैं, आप देखोगे क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है ये कौन सा ओर आयरन का है, कौन सा नहीं है। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मैंने किस तरह से लिए हैं सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड्स ओर, कार्बोनेट्स ओर, हैलाइड ओर्स और सल्फेट ओर्स। हम इनको पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम पर्टिकुलर जो मेटल एक्सट्रैक्शन जब हम लेंगे तो पर्टिकुलर मेटल के ओर्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो इस तरह से हैं, जैसे गैलेना, PbS, ये सल्फाइड ओर्स हैं। इन सब में सल्फाइड जरूर दिखेगा आपको। जिंक ब्लेंड ZnS, सिन्नेबार HgS, है ना, अर्जेंटाइट Ag2S, ये सिल्वर ग्लांस इसको बोलते हैं, आयरन पायराइट FeS, कॉपर पायराइट या चाल्को पायराइट CuFeS2 और कॉपर ग्लांस Cu2S। ऑक्साइड ओर्स में बात करें तो हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट Fe2O3 3H2O, बॉक्साइट Al2O3 2H2O, क्रोमाइट FeO Cr2O3, है ना, टिनस्टोन या कैसीटेराइट SnO2, इस तरह के ये आते रहते हैं। जैसे ये है लिमोनाइट है, ठीक है बच्चों, है ना, और सिन्नेबार है, जिंक ब्लेंड है, ये ज्यादा पूछे गए। पायरोलुसाइट MnO2, जिंकाइट ZnO, रूटाइल TiO2, इल्मेनाइट FeO TiO2, इस तरह से। कार्बोनेट ओर्स में आप देखोगे मैग्नेसाइट MgCO3, लाइमस्टोन CaCO3, डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, कैलेमाइन ZnCO3, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कैलेमाइन, मैलेकाइट ग्रीन, समझिए ना, CuSO4 CuOH whole twice, CuCO3 CuOH whole twice, एजुराइट, है ना, सिडेराइट और सेरुसाइट। यहां तक हो गए, मैं और लिख रहा हूं, पहले आप इन्हें नोट करो। अब देखो बच्चों ये कुछ और इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, जैसे कि सल्फाइड ओर्स, इनमें सल्फाइड ग्रुप दिखेगा आपको, ठीक है, सॉरी सल्फेट ओर्स, क्या है ये? सल्फेट ओर्स, इनमें सल्फेट ग्रुप दिख रहा है। बेराइट हो गया, इप्सम सॉल्ट हो गया MgSO4 7H2O, जिप्सम हो गया CSO4 2H2O, एंडलेसाइट PbSO4, ग्लोवर सॉल्ट Na2SO4 10H2O। इस तरह से ये हैं सल्फेट ओर्स। फॉस्फेट एंड सिलिकेट ओर्स, इनमें आपको फॉस्फेट ग्रुप भी दिखेगा किसी किसी में, और क्या दिखेगा, या फिर सिलिकेट ग्रुप। जैसे ये है लेपिडोलाइट LiNAK होल ट्वाइस Al2SiO3 होल थ्राइस F/OH का होल ट्वाइस, ये सल्फेट ओर है। ऐसे ही सॉरी ये कौन सा है? सिलिकेट ओर हो गया, सिलिकेट ग्रुप दिख रहा है। ऐसे ही ये है बेराइल, ठीक है, सिलिकेट ओर, चाइना क्ले सिलिकेट ओर, माइका अभ्रक जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभ्रक, ओके, K2O Al2O3 3 6SiO2 2H2O, फ्लोर एपेटाइट ये फॉस्फेट ओर है, ओके। ऐसे ही टैल्क है Si2O5 MgOH होल ट्वाइस, और ये इस तरह से Mg2 Si2O5 और MgOH का होल ट्वाइस। एस्बेस्टोस ये सबसे ज्यादा पूछा गया ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है।
जस्ट ऐसे ही हैलाइड ओर्स में देखो आप कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl जिसे सोडियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हॉर्न सिल्वर AgCl, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का ओर है, फ्लोरस्पार CaF2, कार्नेलाइट जिसमें दो एलिमेंट दिख रहे हैं मेटालिक। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, सल्फेट ओर्स, फॉस्फेट एंड सिलिकेट ओर्स, और ये है हैलाइड ओर्स। हमें है नोट करना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टर्म है और ये है मैट्रिक्स, ये इसी को बोलते हैं गैंग, एधात्री। तो देखो क्या होता है, जो कि मिनरल्स हैं वो हमेशा कुछ इम्प्योरिटीज के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। मतलब कोई भी मिनरल कभी भी प्योर स्टेट में नहीं मिलता, उसके साथ कुछ ना कुछ कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, मींस इम्प्योरिटीज होती हैं। इन्हीं इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स। ये लिखा है कि मिनरल्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद अर्थी इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, स्टोन्स, सिलिकेट्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैट्रिक्स और गैंग। समझ गए बच्चों, खनिज हमेशा अशुद्धियां जैसे मिट्टी है, पत्थर है, रेत है, कार्बनिक पदार्थ आदि के साथ मिलता है। इन्हीं अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स। ओके, इन्हीं को सेपरेट करना ही कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाएगा। तो आगे हम देखेंगे। अब नेक्स्ट टर्म है फ्लक्स। देखो फ्लक्स गाला क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं उनमें से कितनी भी कंसंट्रेशन प्रोसेस से इम्प्योरिटीज हटा दी जाए, मैट्रिक्स हटा दिया जाए, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाती है उसमें इम्प्योरिटीज, मींस कुछ ना कुछ उसमें मैट्रिक्स मिला होता है। एक तो फिर उनको भी सेपरेट करना होता है, प्लस जो मिनरल्स हैं या ओर्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट को कम भी करना होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि ओर के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दे और जो भी इम्प्योरिटीज अभी भी बची हुई हैं कंसंट्रेशन के बाद, ओर्स के कंसंट्रेशन के बाद जो इम्प्योरिटीज बची हैं उनको भी हटा दे, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला गया बच्चों, फ्लक्स या गाला। इट इज द सब्सटेंस यूज्ड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर and also reacts with impurities to form fusible substance is called, ठीक है, slag। तो वो जो फ्यूजेबल सब्सटेंस बनता है, इस फ्यूजेबल सब्सटेंस को मैंने कहा है क्या, स्लैग। तो ऐसा सब्सटेंस समझ लेना, यही क्या है हमारा फ्लक्स। समझ गए बच्चों, ऐसे पदार्थ जो कि अयस्क के गलनांक को कम कर दें और जो बची हुई अशुद्धियां हैं उनको गलनीय पदार्थ में बदल दें, जिसे हम बोलते हैं धातुमल। तो ऐसे पदार्थ को बोला जाता है क्या, फ्लक्स। फिर आता है इसके टाइप्स। तो जो फ्लक्स होंगे वो 2 टाइप्स के मिलेंगे, एक तो होते हैं एसिडिक फ्लक्स और एक होगा बेसिक फ्लक्स, अम्लीय गालक। तो इट इज कन्वर्ट्स बेसिक इंप्योरिटीज इनटू स्लैग। ऐसा सब्सटेंस जो कि बेसिक इंप्योरिटीज को स्लैग में कन्वर्ट कर दे धातुमल में, वही कहलाएगा एसिडिक फ्लक्स। जैसे कि SiO2 है, रेत, B2O3 है, P2O5 है, ये सब क्या है बच्चों, ये कहलाते हैं एसिडिक फ्लक्स। जैसे कॉपर मेट जो होता है, कॉपर की जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां कॉपर मेट होता है, कॉपर मेट में ये बेसिक इंप्योरिटीज होती है जैसे कि FeO, तो उसमें रेत मिलाई जाती है, उसमें जो बेसिवर कन्वर्टर होता है उसकी जो इंटरनल सरफेस होती है उसकी लाइनिंग एसिडिक फ्लक्स मतलब रेत से की जाती है। तो जितना भी उसमें ये होता है क्या, बेसिक इंप्योरिटीज, वो इस तरह से स्लैग, ये एसिडिक फ्लक्स से रिएक्शन करके और इस तरह से स्लैग बना देती है FeSiO3 धातुमल। इस तरह से ये फ्लक्स का फर्स्ट टाइप है, आप इसे नोट करना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है बेसिक फ्लक्स, क्षारीय गालक। तो जैसे अभी आपने देखा एसिडिक जो फ्लक्स था वो बेसिक इंप्योरिटीज से रिएक्शन करता है, ऐसे ही बेसिक फ्लक्स जो होता है इट कन्वर्ट्स एसिडिक इंप्योरिटीज इनटू स्लैग। समझ गए ना कि बेसिक फ्लक्स अब किससे रिएक्शन करता है, एसिडिक इंप्योरिटीज से। फॉर एग्जांपल CaO चूना पत्थर है, MgO ठीक है, CaCO3 MgCO3, CaCO3 को जो CaO है वो CaCO3 के फॉर्म में भी यूज होता है, ऐसे ही MgO MgCO3 के फॉर्म में यूज होता है। ओके,
तो ये अम्लीय अशुद्धियों को धातुमल में बदल देते हैं। जैसे ये है बेसिक फ्लक्स CaO, जो कि आयरन की मेटलर्जी में यूज होता है। आयरन का जो ओर है उसके साथ चूना मिलाया जाता है, बेसिक फ्लक्स, और उसमें जो आयरन ओर होता है उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं, मेनली SiO2 होती है, सिलिकेट्स या सिलिका होती है, तो इस तरह से ये इसको स्लैग में कन्वर्ट कर देता है हाई टेम्परेचर में। तो यहां तक बात समझ गए। फिर आ जाता है स्लैग, गालक क्या है? तो देखो बच्चों, सीधा सा है कि जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन जब होता है, मींस किसी मेटल का जब एक्सट्रैक्शन होता है ओर से, तो उस समय ओर के साथ एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो इम्प्योरिटीज से रिएक्शन करके लो मेल्टिंग फ्यूजेबल सब्सटेंस बनाता है। हम उसी को बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, लो फ्यूजेबल सब्सटेंस बनता है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? हमारा स्लैग। समझ गए ना कि जो मेटलर्जी होती है उस समय जो कि फ्लक्स होता है और जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी रिएक्शन से एक ऐसा केमिकल बनता है जो फ्यूजेबल होता है, उसी सब्सटेंस को क्या बोला गया है? स्लैग। द लो मेल्टिंग फ्यूजेबल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ फ्लक्स विद impurities means gangue during the extraction of metal is called slag. The process of slag formation is called slagging operation. समझ गए बच्चों? ऐसा कम गलनांक का गलनीय पदार्थ जो गालक और अशुद्धियों की क्रिया से बनता है धातुमल कहलाता है। मींस यहाँ पर हमने फ्लक्स, गालक, और ये है हमारे पास गैंग, अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज, इनकी रिएक्शन हुई टेम्परेचर के कारण, तो ये जो बन गया ये धातुमल जो है फ्यूजेबल होता है, इसी को बोलते हैं स्लैग। ये जो रिड्यूस्ड मेटल होगी, आप देखोगे इसकी डेंसिटी कम होती है मेटल से, इसलिए वो सरफेस पर फ्लोट करता रहता है, जिसको समय समय पर हटा दिया जाता है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है मेटलर्जी, धातु कर्म। ओके, तो देखो मेटलर्जी क्या है? एक ओर से लेके और प्योर मेटल, मतलब ओर से एक प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का एक कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोसेस ही क्या कहलाता है? मेटलर्जिकल ऑपरेशन और मेटलर्जी। समझ गए बच्चों कि किसी भी मेटल के ओर से उस मेटल को बिल्कुल प्योर स्टेट तक एक्सट्रैक्ट करने का जो एक कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोसेस है, वही क्या कहलाता है? मेटलर्जिकल ऑपरेशन और मेटलर्जी। यही मैंने डिफाइन किया है, द कंप्लीट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। समझ गए बच्चों कि वह संपूर्ण वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रक्रम जिसमें एक अयस्क से धातु को शुद्ध अवस्था तक प्राप्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है? धातु कर्म। इसके जो स्टेप्स होंगे, कॉमन स्टेप्स देखो कितने पदों में पूर्ण होगा ये। पहला होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, पल्वेराइजेशन कहलाता है, पल्वेराइजेशन मींस चूर्णीकरण। दूसरा होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस आएंगी, जिसमें अयस्क में परिवर्तन, इसमें निस्तापन और भर्जन होता है। रिडक्शन ऑफ ओर, फिर अयस्क का चयन होगा जिससे मेटल मिलेगी, रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल, ठीक है, और प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। और फिर हम लास्ट में जब रिडक्शन के बाद हमें मेटल मिल जाता है, तो फिर उस मेटल में कोई इम्प्योरिटीज अगर है तो उनको हटाना, वो फिर क्या कहलाएगा? ये शोधन, अयस्क धातु का, अशुद्ध धातु का शोधन। कुल मिला के पूरी यूनिट जो है हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है। इसी से रिलेटेड जितनी प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक।